नमस्ते। आज हमारे साथ डॉक्टर अमरेंद्र अमर हैं, जो कि बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो चलिए सर के साथ कुछ बातचीत करते हैं। सर नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमरेंद्र है। मैं बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल अगम कुआं पटना में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूं और इससे पहले भी अपोलो अस्पताल दिल्ली में मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट रहा हूं। तो आज हम लोग कैंसर के बारे में कुछ बातें करेंगे। अनमोल जी कुछ प्रश्न पूछेंगे। जी अनमोल जी। सर, वर्तमान समय में क्या कैंसर पूर्ण रूप से साध्य है, यानी क्यूरेबल है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको मैं थोड़े से भागों में विभाजित करके बोलना चाहूँगा। आमतौर पर जब हम कैंसर का इलाज करते हैं तो ट्रीटमेंट पर्पस से हम ये देखते हैं कि किस एज ग्रुप का कैंसर है। तो सबसे पहले चाइल्डहुड यानी पीडियाट्रिक एज ग्रुप का कैंसर, और उसके बाद वयस्कों और वृद्धों में दो तरीके के कैंसर मुख्य रूप से देखे जाते हैं, एक सॉलिड ऑर्गन कैंसर और एक हेमाटोलॉजिक कैंसर। चूँकि मैं एडल्ट और वृद्धों के बारे में डील करता हूँ, उन्हीं के कैंसर ज़्यादा देखता हूँ, तो मैं इन्हीं के बारे में बात करना चाहूँगा। तो जहाँ तक हेमाटोलॉजिकल कैंसर्स की बात है, जैसे कि आप ल्यूकीमिया लें, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ये कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो कि हेमाटोलॉजिक मैलिग्नेंसीज हैं, जिनको हम ब्लड से रिलेटेड कैंसर बोलते हैं, या आमतौर की भाषा में कई बार यही कह देते हैं कि ब्लड का कैंसर है या लिम्फ नोड का कैंसर है, लिम्फोमा है। तो इनमें कई सारे कैंसर्स ऐसे हैं जो कि बहुत हद तक क्यूरेबल हैं। जैसे कि एक लिम्फोमा है डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, जिसे क्यूरेबल माना जाता है। वैसे ही मल्टीपल माइलोमा एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जो कि आज के समय में काफ़ी हद तक साध्य है और इसको और भी बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। एक ब्लड कैंसर होता है जिसको क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया बोलते हैं, जो कि 2003 से पहले बहुत ही ख़राब बीमारी थी और जिसमें अमूमन 3 से 4 साल की ज़िंदगी देखी जाती है। अब कुछ दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं जिससे अब लोग 8 साल, 10 साल, 15 साल या उससे अधिक भी जी रहे हैं और बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये बात हुई हेमाटोलॉजिक मैलिग्नेंसीज की। और अब सॉलिड कैंसर जिसे हम कहते हैं, वो सॉलिड ऑर्गन कैंसर का मतलब है कि जैसे हमारे शरीर में जो सॉलिड ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लंग है, लिवर है, प्रोस्टेट है, ब्रेस्ट है, बच्चेदानी का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर है, यूट्रस है, या जो ओवेरियन कैंसर है, ये तो, या मुंह के कैंसर हैं, गले के कैंसर हैं, इनको हम लोग सॉलिड मैलिग्नेंसीज के तौर पर वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पर सॉलिड मैलिग्नेंसीज में ये बात पूर्ण रूप से सिद्ध है कि शुरुआती स्टेजेस में, जैसे स्टेज 1 या स्टेज 2 और कुछ हद तक स्टेज 3 में, ये क्योरेबल हैं काफ़ी हद तक, पर एडवांस स्टेज 3 और स्टेज 4 में ये सब कैंसर्स क्योरेबल नहीं होते हैं। तो कहने का ये मतलब है, अब अगर इसको समराइज करें, सारांश करें, तो कहने का ये मतलब है कि हमारा विज्ञान अब इतना आगे आ चुका है कि काफ़ी हद तक क्योरेबल भी है, पर काफ़ी हद तक क्योरेबल नहीं भी है, और तब हमें अलग तरीके से इलाज करना पड़ता है, खास करके जब हम एडवांस स्टेज का कैंसर देख रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया, कैंसर के क्यूरेबल होने की संभावनाएं शुरुआती स्टेज में होती है, तो क्या लेट स्टेज में इसे इलाज कराने की क्या औचित्य या इंटेंट है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अब ये तो सिद्ध ही है कि स्टेज 1 या स्टेज 2 में जब हम इलाज करा रहे हैं तो क्योरेबल है, बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। पर एडवांस स्टेजेज में, जैसे कि एडवांस स्टेज 3 या 4 है, तो उसमें आप ये पूछेंगे कि क्योरेबल नहीं है तो हम क्यों इलाज करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि स्टेज 4 में भी हम अपने मरीजों को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, उन्हें कम से कम कष्ट हो ये देना चाहते हैं, और हो सके तो उनकी ज़िंदगी कुछ लंबी कर पाएँ, ये हमारा इंटेंट होता है, ये हमारा निमित्त होता है कि हम उनकी ज़िंदगी लंबी कर पाएँ, उन्हें कम से कम कष्ट दें और उनकी ज़िंदगी वो अपना काम कर पाएँ सुचारू रूप से, ये करें। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, एक सॉलिड मैलिग्नेंसी है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर अगर ये एडवांस स्टेजेस में चली जाती है, प्रोस्टेट का कैंसर जनरली हड्डियों में चला जाता है। तो हड्डियों में जाने के बाद मरीज को बहुत ही दुरूह पीड़ा होती है, बहुत ही पीड़ा में ज़िंदगी हो जाती है, कष्ट में गुजरता है, वो हड्डियों के दर्द से परेशान रहता है।
तो बहुत सालों पहले तक, आज से करीब करीब 20 साल पहले तक बहुत कम दवाइयाँ थी, ऐसी दवाइयाँ थी पर बहुत कम दवाइयाँ थी जो कि उसके ऊपर काम करे। पर आज के समय में प्रोस्टेट कैंसर में ऐसी दवाइयाँ हैं जहाँ पे कि हम सिर्फ और सिर्फ दवा दें उसको कुछ टैबलेट फॉर्म में, और कई बार कीमोथेरेपी नसों के माध्यम से भी ऐसी दवा देते हैं जिससे उसकी हड्डियों का दर्द तो डेफिनेटली कम हो जाता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं कि मरीज स्ट्रेचर पर आया और फिर जब आपने दवा शुरू की तो 2-3 महीनों के अंदर काफ़ी बेटर हो करके अपना काम करने लगा। तो इस इंटेंट को, जो औचित्य है, इस इंटेंट को हम लोग पैलिएटिव इंटेंट बोलते हैं, कष्ट निवारक इंटेंट बोलते हैं, कि मरीज को कष्ट नहीं हो, शायद उसकी ज़िंदगी भी बढ़ जाए और वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके। कोई भी आदमी, किसी के भी घर में कोई भी आदमी हो, कोई भी अपने प्रिय आदमी को कष्ट में तड़पता हुआ नहीं देख सकता है। और स्टेज 4 में यही देखा जाता है। शायद आपने डॉक्टर गौतम गोस्वामी का नाम सुना हो। वो पैंक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित थे और अपने अंतिम क्षणों में काफ़ी दर्द से पीड़ित थे। तो ऐसे भी मरीजों के लिए पैंक्रियाटिक कैंसर है या कुछ ऐसे कैंसर हमारे खास करके कि हेपेटोबिलियरी जो कैंसर्स होते हैं, गॉल ब्लैडर कैंसर होते हैं, उसमें कई बार हमें स्टेज 4 में ही बीमारी पता चलती है, जबकि पेशेंट को खाना पीना मुश्किल हो जाता है, दर्द बहुत हो जाता है। तो हम लोग दवा दे करके उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। हो सकता है कि उससे उनकी ज़िंदगी 10 साल नहीं हो, पर जितनी भी ज़िंदगी हो वो ठीक से जिए। तो यहाँ पे मैं एक और भी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमें सिर्फ ज़िंदगी के लिए फाइट नहीं करनी चाहिए कि हम ज़िंदगी बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। हमें मृत्यु में भी डिग्निटी देनी चाहिए कि किसी आदमी की मृत्यु शांत तरीके से हो, वो तड़पता हुआ नहीं मरे। और यही इंटेंट स्टेज 4 कैंसर के ट्रीटमेंट का होता है। थैंक यू सर। सर, स्टेज 4 कैंसर में इलाज के क्या क्या उपाय हैं? आपने फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अनमोल जी। स्टेज 4 कैंसर ये एक हेडिंग आप कह सकते हैं कि ये एक ब्रॉडर हेडिंग है कि स्टेज 4 कैंसर के ट्रीटमेंट। पर इसमें सर्जरी, कभी कभी सर्जरी भी करते हैं, कभी कभी रेडिएशन भी करते हैं, पर खास करके स्टेज 4 में जो दवाइयाँ होती हैं वो कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज, इन सब चीज़ों का सम्मिश्रण होता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे बिहार में हेड एंड नेक, गले का और मुंह का कैंसर काफ़ी कॉमन है। तो शुरुआती स्टेजेज में स्टेज 1 और स्टेज 2 और काफ़ी हद तक स्टेज 3 में भी आप चाहेंगे कि ऑपरेट करके, और अगर ज़रूरत है तो मेन स्टे ऑपरेशन होगा, लेकिन अगर ज़रूरत है तो रेडिएशन और ज़रूरत है तो कीमो भी देंगे। लेकिन यही बीमारी जब काफ़ी बढ़ जाती है कि गले से निकल करके छाती में चली जाए, लंग में चली जाए, या गले से निकल के ब्रेन तक चली जाए, तो फिर हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं। तो ये एक तो कीमोथेरेपी हो गई। हाल के कुछ वर्षों में हमारे विज्ञान ने, मेडिकल साइंस ने काफ़ी प्रगति की है और कुछ ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो केवल टारगेट पे काम करती हैं। ऐसी चीज़ों को टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। और स्टेज 4 में टारगेटेड थेरेपी भी अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर लंग कैंसर लें तो लंग कैंसर में ये देखा गया है, खासकर वैसे लंग कैंसर के पेशेंट्स में जो कि स्मोक नहीं करते या महिलाएं हैं, उनमें टारगेटेड ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा रोल धीरे धीरे सामने आ रहा है। ऐसे में हम लोग पेशेंट को या तो किसी गोली से, या कई बार टारगेटेड फॉर्म की इंजेक्शंस भी कुछ आती हैं, उनको भी देकर हम लोग ट्रीट करते हैं और इससे मरीजों में काफ़ी सुधार देखा जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हेमाटोलॉजिक मैलिग्नेंसीज कुछ ऐसी हैं जिसमें टारगेटेड ट्रीटमेंट आ गया है। तो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया एक ऐसी ही हेमाटोलॉजिक मैलिग्नेंसीज है, ब्लड कैंसर है एक तरीके का, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक टारगेटेड ड्रग है इमैटिनिब, और उसके बाद और भी कई सारी वैसी ही दवाइयाँ हैं, वो देने से मरीजों में काफ़ी सुधार देखा जाता है। तो ये दूसरे हेमाटोलॉजिक मैलिग्नेंसीज की बात होगी। अब तीसरी चीज़ जो आ रही है वो इम्यूनोथेरेपी है। इम्यूनोथेरेपी के लिए आपने सुना होगा शायद कि नोबेल प्राइज़ भी मिला था सन 2012 में, 2012 या 2013 में। तो जो इम्यूनोथेरेपी जो है वो आपकी शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को, यानी इम्यून सिस्टम को और भी मजबूत बना करके उसको कैंसर के सेल के अगेंस्ट काम करने के लिए प्रेरित करती है, स्टिमुलेट करती है।
तो इम्यूनोथेरेपी के भी रिजल्ट्स खास करके लंग कैंसर में और आजकल प्रोस्टेट और जेनाइटोयूरिनरी ब्लैडर कैंसर्स में काफ़ी सामने आया है। लिवर कैंसर में इम्यूनोथेरेपी काफ़ी सामने आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि लिवर का कैंसर अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में काफ़ी व्याप्त है। तो इम्यूनोथेरेपी के रिजल्ट्स इन सारे कैंसर्स में काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि स्टेज 4 कैंसर्स में हम लोग ट्रीट करने को देते हैं। और साथ ही स्टेज 4 कैंसर्स में किसी पेशेंट को अगर हड्डियों में काफ़ी दर्द हो रहा हो तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि दें तो हड्डियों को मजबूती हो सकती है। अगर उससे भी सुधार नहीं हो रहा हो तो उस पर्टिकुलर जगह पर रेडिएशन दे करके उसको कम करते हैं। स्टेज 4 कैंसर में ही कई बार ऐसा होता है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की मैलिग्नेंसीज है उसमें आंतें रुक जाती हैं, कभी कुछ खाया नहीं जाता क्योंकि आंत के ऊपर ऐसा प्रेशर होता है कि खाया नहीं जाता। तो ऐसे केसेज में सर्जरी भी होती है। तो ये कहना सरासर गलत होगा कि स्टेज 4 में हम लोग सर्जरी नहीं करेंगे या नहीं, थियोरेटिकली कि नहीं है, पर ज़रूरत पड़ने पे इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। हाँ, स्टेज 4 कैंसर में लेकिन सबसे ज़्यादा अहम रोल कीमोथेरेपी या वैसी टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का है। थैंक यू सर। आज आपने कैंसर और उससे इलाज के संबंध में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। सर के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।